डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें जंतुओं के आर्थिक महत्व का दूसरा टॉपिक रेशम कीट पालन, जिसे सेरीकल्चर भी कहते हैं, के बारे में समझेंगे। सबसे पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि सेरीकल्चर किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा रेशम कीट पालन को ही सेरीकल्चर कहा जाता है। तो ये जो शब्द है सेरीकल्चर अंग्रेजी का है, परंतु ये हिंदी में लिखा हुआ आ सकता है कि सेरीकल्चर किसे कहते हैं। ठीक है, इसलिए आपको याद करना जरूरी है और बोर्ड एग्जाम के अंदर कई बार पूछा भी गया है। बहुत से बच्चे ये कमेंट्स करते हैं कि सर हमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो क्वेश्चन बताइए। तो देखिए, जब मैं जो टॉपिक आपको अपन यहाँ समझते हैं, हम पढ़ते हैं, उस समय मैं बता देता हूं कि ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जा सकता है या इस प्रकार से पूछा गया है। इसका मतलब वो पर्सन इंपोर्टेंट है। ठीक है, और वैसे कोई इंपोर्टेंट ये कोई जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन मैंने बता दिया वो ही बोर्ड एग्जाम में आएगा, या फिर कोई भी आपको बता दे कि वो ही आएगा। ठीक है, पूरी किताब जो सिलेबस में अपने है वो आपको पूरी समझनी पड़ेगी, पूरी पढ़नी पड़ेगी, तभी आप अच्छे अंक हासिल कर पाओगे। तो चलिए हम बात करते हैं रेशम कीट पालन के बारे में। देखो, नाम ही क्या है, रेशम कीट, यानी कि रेशम का एक कीट होता है। रेशम आप सभी जानते हो, रेशम का जो धागा होता है, ठीक है, जिससे वस्त्र बनते हैं, रेशम के कपड़े बनते हैं। अंग्रेजी में रेशम को सिल्क कहते हैं, सिल्क के कपड़े। ठीक है, तो रेशम जो है वो धागा जो है, रेशम का धागा, वो एक कीट से प्राप्त होता है और उसका नाम ही क्या है, रेशम कीट है। ठीक है, और उसका वैज्ञानिक नाम जो है रेशम कीट का वो है बॉम्बिक्स मोराई। जो जंतु नाम या जंतु वैज्ञानिक नाम बोल दीजिए या वैज्ञानिक नाम, वो बॉम्बिक्स मोराई है। ठीक है, तो पहली बात ये बनती है कि रेशम का धागा किससे प्राप्त होता है। तो रेशम का धागा रेशम कीट से प्राप्त होता है, जो कि कीट है, इसलिए इसको जानतव रेशे भी कहते हैं। जानतव यानी कि जंतु से प्राप्त होने वाले रेशे। ठीक है, जैसे भेड़ से ऊन प्राप्त होती है, वो भी जानतव रेशों की कैटेगरी में आती है। अब हम देखते हैं, देखो, रेशम प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों से हम रेशम कीट का पालन करते आ रहे हैं, यानी पुराने जमाने से ही इसका पालन किया जा रहा है। रेशम के कीट को पाला जाता है, शहतूत के पत्तों पर पालते हैं। रेशम से कपड़े बुनने की प्रक्रिया का सर्वप्रथम प्रारंभ जो है, सर्वप्रथम चीन में हुआ और वर्तमान में यह भारत सहित विश्व के कई देशों में कुटीर उद्योग बन चुका है। देखिए, सबसे पहले रेशम जो है, रेशम का कपड़ा जो है वो चीन यानी कि चाइना से ही तैयार होता था, वहीं बनता था, क्योंकि वो रेशम कीट को पालना जानते थे और कई वर्षों तक उन्होंने किसी दूसरे देश को नहीं बताया। परंतु अपने भारत देश के कुछ जासूस बन करके, जासूसी के तौर पर वहां गए कि रेशम किससे बनता है। ठीक है, कोई पौधा होता है या कीट है या कृत्रिम रेशा है। तो बाहर से कुछ जासूस के रूप में, साधु के भेष में, अपने वहां चीन पे गए और उन्होंने वहां से जो रेशम का कीट है उसके अंडे चुरा करके ले आए। ठीक है, और यहाँ फिर उसका पालन शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से भारत के अंदर भी इसका पालन शुरू हुआ है। ये थोड़ा सा इसका इतिहास है। चलिए अपन आगे देखते हैं रेशम कीट का जीवन चक्र। देखो, जीवन चक्र का मतलब जीवन परिचय बोल दीजिए या जीवन चक्र बोल दीजिए, यानी कि रेशम कीट जो है वो कैसे पैदा होता है, फिर वो कैसे बड़ा होता है, उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, वो सारा एक जो उसका साइकिल है, वो जीवन चक्र या जीवन परिचय कहलाता है। तो यहाँ हम रेशम कीट के जीवन परिचय की बात करेंगे। देखिए, रेशम कीट जो है वो, जिस प्रकार से आपने तितली देखी होगी, बटरफ्लाई, वैसा ही रेशम कीट होता है। जब वो वयस्क होता है, बड़ा होता है, तो उसमें वो तितली के जैसा ही होता है। ठीक है, रंग उसका भूरा हो सकता है, अलग अलग रंग के होते हैं, परंतु जिस प्रकार से तितली में दो पंख होते हैं, वैसा ही रेशम कीट होता है जो वयस्क अवस्था में। ठीक है, और नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। क्लियर। और मादा क्या करेगी, अंडे उत्पन्न करेगी, और ये कहाँ उत्पन्न करती है, शहतूत के पत्तों पर, मोस्ट मुख्य रूप से। और भी कई पौधों पर इनको पाला जा सकता है, लेकिन ज्यादातर इनको शहतूत के पत्तों पे पालते हैं। शहतूत जो पौधा होता है उसके पत्तों पे इसको पाला जाता है। तो वहां मादा जो रेशम कीट है वो अपने अंडे देती है, और वो जिलेटिन नाम का एक पदार्थ होता है, जिसके कारण वो पत्तों से चिपके रहते हैं अंडे, यानी कि जब हवा चलती है तभी वो अंडे गिरते नहीं है। और जब ये अंडे कुछ समय पश्चात परिपक्व होते हैं तो उनसे एक कीट बाहर निकलता है, कीड़े जैसा बाहर निकलता है, जिसको अपन कैटरपिलर कहते हैं। तो कोई आपने देखा होगा, ऐसे कीट ऐसे होते हैं ना, ये कीड़े जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके इस प्रकार से पैर होते हैं बहुत सारे। ठीक है ना, ये अवस्था इसकी लार्वा अवस्था कहलाती है। पहले क्या था, अंडा था। ठीक, देखिए ये पूरा मैं बना रहा हूं यहाँ पर, ये वेस्ट कीट है, ये मैंने इसके ये दो पंख बना दिए इसे।
ठीक है, तितली की तरह होता है। ये लीजिए मैंने यहाँ ये बना दिया। ठीक, ये रेशम कीट है। इससे अंडे उत्पन्न हुए, अंडों से ये अवस्था आएगी, फिर कौन सी अवस्था आएगी, इसको अंग्रेजी में कैटरपिलर कहते हैं, या इसको लार्वा भी कहते हैं, या एक नाम और है इसका इल्ली अवस्था। ठीक है, और इसके बाद में ये क्या करेगा, यहाँ इसमें एक जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं गर्दन के पास में, और ये लार ग्रंथि से लार छोड़ेगा, अपने चारों तरफ लार लपेट लेगा। तो इस प्रकार से लार लपेटते लपेटते अपने चारों तरफ ये अपने आप को एक बंद कर लेगा, और जब बंद कर लेता है तो उसे अपन कोकून कहते हैं। ठीक है, ये कोकून के अंदर बंद हो गया, कौन, रेशम का जो कीट है ये। और जब कोकून में ये बंद हो जाता है तो उस समय अंदर जो जीव है उसे प्यूपा कहते हैं, उस समय उसको क्या कहते हैं, प्यूपा। बाहर का जो कवच है वो तो कोकून कहलाता है। ठीक है, कोकून एक प्रकार की अवस्था है इसकी, ये जैसे अंडावस्था थी, और ये लार्वा अवस्था है। ठीक है, ये प्यूपा या कोकून अवस्था बोल दीजिए। और इसको काट करके इसे जो रेशम को जो बाहर इसने चारों तरफ लपेट लिया है, इसको काट के बाहर निकलता है, तो इस प्रकार से वे कीट के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, परंतु जब ये इसको काट करके बाहर निकलेगा तो उस समय क्या होगा कि ये रेशम का जो धागा है इसने चारों तरफ लपेट रखा है, ये नष्ट हो जाएगा, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। जिस प्रकार से अपन जो दर्जी जो है वो धागे की जो नलकी होती है उसके पास, ठीक है, तो उस के जिस प्रकार से उस पे धागा लिपटा होता है, सेम वैसे ही अपने चारों तरफ धागा लपेट लेता है। और आप अगर दर्जी की जो वो धागे वाली नली है उसको ब्लेड से एक काट दीजिएगा, इसे कट कर दोगे तो सारे धागों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जैसे मैंने इसको ऐसे काट काट दिया तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, किसी काम का नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये जो पूरा धागा इसके लिपटा हुआ है, ये एक धागा होता है जो लगभग 1 किलोमीटर लंबा होता है, यानी कि एक कोकून से 1 किलोमीटर लंबा धागा प्राप्त किया जा सकता है, और इसको काट करके बाहर निकलता है। परंतु रेशम का जो धागा है वो अपन इससे उधेड़ करके प्राप्त करते हैं, तो उधेड़ने से पहले क्या करेंगे, अपन इस कोकून को, इस प्यूपा अवस्था को गर्म पानी में डाल देते हैं। गर्म पानी में डालते ही इसके अंदर का जो प्यूपा है वो जीव जो है वो मर जाता है, वो तो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इससे फिर जो धागा है इसको उधेड़ करके अलग करते हैं, उधेड़ने को बोलते हैं रीलिंग विधि। ठीक है, उधेड़ने को मतलब रीलिंग होता है, वो जो विधि है उसका नाम क्या है, हिंदी में अपन उसको उधेड़ना बोल सकते हैं, और वैसे इसका नाम है रीलिंग विधि से इसको पृथक कर लेते हैं। तो इस प्रकार से रेशम के कीट से रेशम का धागा प्राप्त होता है। ये कीट मर जाता है, और बहुत सारे रेशम के कीट जो है वो अपने शहतूत की पत्ती के ऊपर ही रहते हैं, वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये जो कैटरपिलर अवस्था है, इल्ली अवस्था, ठीक है, जो लार्वा है वो उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है, शहतूत के पत्तों से। तो ये पूरा इसका जीवन चक्र है। ठीक है, तो चलिए अब अपन पढ़ते हैं अपनी किताब में क्या लिखा है उसके बारे में। तो देखिएगा यहाँ क्या लिखा है, ऐसे कीट जो रेशम जैसा धागा उत्पन्न करते हैं उन्हें रेशम कीट कहते हैं। यानी कि ये कोई एक की कीट नहीं है, रेशम की इसके कई सब स्पीशीज है, उपजातियां हैं। ठीक है, और इनमें से शहतूत की पत्तियों पर वृद्धि करने वाले रेशम कीट की जाति जो है वो है बॉम्बिक्स मोराई। यह नाम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन बनता है, रेशम कीट का पालन कौन से पौधे पे होता है, तो शहतूत के पौधों पर। ठीक है, दूसरा है रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम, नाम क्या, बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स उसका वंश है, मोराई इसकी जाति है। ठीक है, वर्तमान में चीन व जापान के बाद भारत रेशम का उत्पादन करने में तीसरे स्थान पर, पूरे विश्व में भारत तीसरे नंबर पे है रेशम का उत्पादन करने में। ठीक, अब देखो इसकी बात करेंगे, इसका वर्गीकरण, रेशम कीट का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब है इसको कौन से संघ में रखा गया है, कौन से वर्ग में रखा गया है। ठीक है, सारी बातें आ जाएंगी। तो यह है रेशम का जो कीट है वो आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा संघ जो है उसका जंतु है, और इसका वर्ग है वो है इंसेक्टा। इंसेक्टा आपने नाम सुना होगा, इंसेक्ट, इंसेक्ट यानी कि कीट। ठीक है, इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े। तो ये इंसेक्टा वर्ग में सारे कीड़े मकोड़े इसी में आते हैं, तो इंसेक्टा वर्ग हो गया। और इसका जो गण है वो है लेप्टिडोप्टेरा। ठीक है, लेपिडोप्टेरा, गण क्या इसका, लेपिडोप्टेरा। ये इसका वर्गीकरण हो गया। और यह अच्छी गुणवत्ता की रेशम का उत्पादन करता है। भारत में इसकी एक वर्ष में 2 से 7 पीढ़ियां तक तैयार कर ली जाती है, यानी कि एक साल में फिर कीट वेस्ट हो गया, फिर अंडे हो गए, फिर ना वैसे 7 पीढ़ियां, 2 से 7, कुछ स्थानों पर 3 पीढ़ी, कुछ पर 4, कुछ जगह पर 5 है ना, ये पीढ़ियां, यहाँ पर पीढ़ियां, ठीक है, तैयार कर सकते हैं। और अंडज उत्पत्ति के बाद, यानी कि अंडे देने के बाद अंडों से लार्वा बाहर आता है। देखो मैंने भी थोड़ा सा आपको समझाया था चित्र के माध्यम से जीवन चक्र के बारे में। जो वयस्क होता है, ठीक है ना, वो अंडे देते हैं, और अंडों से फिर क्या बनता है, लार्वा बनता है। आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा इस
ठीक है ना। लार्वा बाहर निकलेगा, लार्वा जो है वो कीट है वो क्या करेगा, उसे अपन अंग्रेजी में कैटरपिलर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। लार्वा इसकी अवस्था है एक प्रकार की। और लार्वा में एक जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। क्या होती है, लार ग्रंथियां, जो कि लार छोड़ेंगी और अपने चारों तरफ लपेट लेंगी, ठीक है ना। और ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसे रेशम ग्रंथियां कहते हैं, क्योंकि ये जो लार छोड़ती हैं वो जब वायु की उपस्थिति में आते ही संपर्क में आते ही धागे जैसी मजबूत हो जाती हैं। जब ये पूर्ण विकसित हो जाते हैं तब लार्वा की लंबाई में 5 गुना, लार्वा की लंबाई से 5 गुना अधिक लंबी हो जाती है, यानी कि रेशम ग्रंथियां जो है ना ये भी बड़ी हो जाती हैं। और रेशम का यहाँ स्त्रावण द्रव के रूप में, यानी कि रेशम जो है वो एक लार के रूप में छोड़ती हैं, तो वो पानी जैसा होता है, द्रव जैसा होता है के रूप में होता है, जो हवा के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है। यानी कि ये द्रव बिल्कुल पहले मुलायम होता है, जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, ठीक है, लार के रूप में छोड़ती है। तो वो उसी प्रकार से फिर जब हवा के संपर्क में आएगा, वायु के संपर्क में आते ही मजबूत हो जाता है, कठोर हो जाता है। आगे लिखा है, रेशम कीट के पूर्ण विकसित लार्वा की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है। यानी कि रेशम का जो कीट लार्वा अवस्था है, देखो आपको यहाँ देख रहे हैं शहतूत के पत्तों पर, ये एक रेशम कीट का ये लार्वा अवस्था है, ठीक है ना। ये रहा दूसरा लार्वा अवस्था, ये तीसरा कीट ये रहा, आपको दिख रहा है। तो ये इसकी लंबाई बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये शहतूत की पत्तियों पर भोजन करते हैं और विकसित हो जाते हैं। और ये है भोजन करना बंद कर देते हैं। अब ये जब पूरे विकसित हो जाएंगे, ठीक है, तब ये भोजन करना बंद कर देंगे और क्या करेंगे, लार के अंदर अपने आप को लपेट लेंगे। जैसे आपको मैं यहां से इसको बताऊं, जैसे यहाँ पर ये इसमें मान लीजिए रेशम कीट है, ये इसमें लार ग्रंथियां हैं, ये यहाँ से लार छोड़ेगा और अपने आप को ही चारों तरफ यहाँ ऐसे 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 लपेट लेगा, ठीक है ना। बिल्कुल लार में लपेट लेगा अंदर ही अंदर। तो अपन ये फिर ये अपन को ये इसकी कैटरपिलर अवस्था दिखेगा नहीं, पूरा पैक हो जाएगा, ठीक है। तो वो अवस्था इसकी कोकून अवस्था कहलाएगी। तो क्या लिखा आगे, ये भोजन करना बंद कर देगा और इसके पश्चात कोकून बनना प्रारंभ कर देता है, यानी कि लार्वा अवस्था से क्या बन गई, कोकून अवस्था आ गई। और अपने चारों ओर रेशम के धागों का स्त्रावण करके स्वयं पूर्णतः बंद हो जाता है, यानी कि अंदर बंद हो जाएगा, ठीक है। और कोकून के अंदर बंद निष्क्रिय लार्वा को प्यूपा कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। यानी कि अब वो अंदर जो कीट है वो निष्क्रिय अवस्था में चला गया है, कुछ दिनों तक उस निष्क्रिय अवस्था में रहेगा और वो अंदर का कीट प्यूपा कहलाएगा, और ये अवस्था ही प्यूपा अवस्था कहलाती है, ठीक है। और क्वेश्चन ये बनता है कि रेशम का धागा किससे प्राप्त होता है, तो वो कोकून अवस्था से, रेशम कीट की कोकून से प्राप्त होता है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। उसे कोकून कहते हैं, जो चारों तरफ लपेटा है इसने अपने चारों तरफ, वो कोकून कहलाता है, ठीक है। और कोकून से लगभग 1000 से 1200 मीटर, देखो मैंने बताया था ना 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं लगभग, ठीक है। तो 1 किलोमीटर लंबा धागा प्राप्त हो सकता है एक रेशम कीट से। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि एक रेशम कीट से कितना धागा प्राप्त होता है लंबाई में, तो 1 किलोमीटर या 1000 से 1200 मीटर लंबा हो सकता है, ठीक। फिर आगे है इसमें, एक कोकून का भार जो है वो 1.8 से 2.2 ग्राम होता है, यानी कि बहुत हल्का होता है कोकून। अब एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि रेशम जो धागा है, ठीक है, उस वो किसका बना होता है, उसमें क्या होता है मुख्य रूप से, वो प्रोटीन का बना होता है, उसमें प्रोटीन होता है। यानी कि रेशम का कीट जो लार छोड़ता है वो उसमें प्रोटीन ही होता है मुख्य रूप से। तो प्रोटीन जो है वो 2 प्रकार की होती है, इसमें भीतर का जो भाग है इसका, ठीक है, वो तो फाइब्रिन का बना होता है, वो फाइब्रिन नाम की एक प्रोटीन होती है। और बाहरी जो भाग है वो सेरिशीन प्रोटीन का बना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि रेशम जो है वो किससे बना होता है, रेशम का धागा किससे बना होता है, तो रेशम का धागा प्रोटीन का बना होता है। और ये भी आपको लिखना होगा इसके साथ में कि इसका भीतरी भाग फाइब्रिन का, देखो फाइब्रिन यानी फाइबर, फाइबर माने धागा, ठीक है, याद करने का तरीका है। और बाहरी जो भाग है वो है सेरिशीन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, उसका नाम क्या है, सेरिशीन प्रोटीन। तो इस प्रकार से इसमें अंत में लिखा है कि रेशम पालन हेतु, रेशम कीट पालन हेतु शहतूत के बाग लगाए जाते हैं। शहतूत के बड़े बड़े बाग होते हैं, वहां इसको पाला जाता है। और मुख्य रूप से दक्षिणी भारत के अंदर इसकी जो है रेशम कीट के पालने को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये राजस्थान के अंदर इसका पालन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ तापमान वेरिएशन बहुत ज्यादा है। सर्दियों में तापमान 0 डिग्री तक पहुंच जाता है, गर्मी में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो यहाँ पर ये सर्वाइव नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए रेशम कीट को अपने राजस्थान के अंदर इसका पालन नहीं होता है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने रेशम कीट का जो पालन है उसके बारे में समझा, इसके जो जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से वो समझे। और एक इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है, जैसे आपका जो मॉडल पेपर जो दिया गया है उसमें था कि रेशम कीट के ऊपर टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी में इसमें जो मैंने बातें आपको बताई हैं एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो सारी बातें आपको इसमें लिखनी है। 3 या 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। छोटा क्वेश्चन जैसे सेरिकल्चर क्या है ये भी बन सकता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, रेशम कीट का कौन से पौधे में पालते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से किससे प्राप्त होता है, ये कोकून से प्राप्त होता है, कौन सा प्रोटीन होता है, फाइब्रिन, भीतरी भाग, बाहरी भाग सेरिशीन का,
ठीक। तो ये सारी बातें जो है ये कौन से संघ का प्राणी है, आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। और इसका जीवन चक्र बिल्कुल याद रखिएगा, आपको चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, जीवन चक्र में आप नाम ले सकते हो कि वयस्क, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पहले तो क्या बनेगा, वयस्क बनेगा, ठीक है, वयस्क, जो वयस्क कीट होता है मधुमक्खी अपने उसकी तरह होता है, तितली की तरह होता है। वयस्क से फिर क्या बनेगा, आपको ऐसे बनाना है, फिर वयस्क से अंडे उत्पन्न होंगे, ठीक है ना, तो अंडे लिख देंगे अपन। अंडे से फिर क्या होगा, लार्वा अवस्था, बाहर लार्वा बनेगी, ठीक है ना। और लार्वा के बाद में क्या बनेगा, यहाँ पर इसकी प्यूपा, ठीक है, प्यूपा या कोकून भी लिख सकते हो, पास में यहाँ कोकून लिख दीजिए ब्रेकेट के अंदर, और उससे फिर ये बाहर वापस वयस्क प्राप्त होता है। तो ये इसका जीवन चक्र है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर कि रेशम कीट के जीवन चक्र को समझाइए। तो सिर्फ आपको रेखा चित्र बनाना है, इसको रेखा चित्र कहते हैं कि वयस्क कीट, ठीक है, वयस्क रेशम कीट लिख दीजिएगा यहाँ पर, वयस्क रेशम कीट, फिर अंडे, ठीक है, और अंडों से फिर लार्वा, लार्वा को अंग्रेजी में कैटरपिलर भी कहते हैं, तो आप यहाँ कैटरपिलर भी लिख सकते हो, और फिर प्यूपा, प्यूपा के पास में यहाँ ब्रैकेट में आप कोकून भी लिख सकते हो, और उससे फिर आगे निशान लगाना आपको वयस्क की तरफ। तो ये इस प्रकार से इसका जीवन चक्र हो गया पूरा। तो ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट मैंने बताया, जो कि किताब में आपके यहाँ नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे भी गए हैं। तो ये आपको इस प्रकार से हमने रेशम कीट के बारे में समझा। अगले वीडियो में हम लाख कीट के बारे में समझेंगे कि लाख जो जिससे चूड़ियां बनती हैं, ठीक है, अन्य और भी सामग्री बनती है, सजावटी सामग्री बनती है लाख से, ठीक है। तो उसका भी एक कीट होता है, उसको पालते हैं और लाख का उत्पादन उससे किया जाता है। तो ये अगले वीडियो के अंदर इसको अपन समझेंगे। धन्यवाद।